देश में तीन बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और साथ ही सर्विस सेक्टर। और इन तीनों सेक्टर में से एक सेक्टर ऐसा है जिसके बिना आप किसी अर्थव्यवस्था के मजबूत होने की सोच भी नहीं सकते हैं। हाल ही में बजट 2023-24 पेश किया गया है। इस बजट में सभी को बड़ी आस थी। भारत में कृषि क्षेत्र का दिलचस्प इतिहास है। एक वक्त ऐसा था जहां पर भारत में 1960 के ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कृषि क्षेत्र में काफी सुधार देखने को मिला। और आज एक वक्त ऐसा है जहां भारत 2021 में कृषि निर्यात $50 बिलियन हो गया है। आजादी के बाद से जहां एक वक्त ऐसा था हमने फूड शॉर्टेज को भी झेला है, और आज एक वक्त ऐसा है कि भारत न केवल अपनी खाद्य सुरक्षा को मजबूत करते हुए साथ ही दूसरे मुल्क को भी जो है किस तरीके से एक्सपोर्ट्स करते हुए नजर आ रहा है। साथ ही 2021-22 में गेहूं निर्यात जो है वो लगभग 4 गुना बढ़ गया है। तो वही दूसरी ओर जब हम बात करते हैं, विभिन्न अवसर जो है वो मौजूद है। लेकिन तो आज हमारी बजट के ऊपर 2023-24 में किसानों के हाथ क्या कुछ आया है, इस पर चर्चा रहेगी। और इसी बीच क्या सरकार कृषि क्षेत्र को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है, कम गंभीर है, कितना बजट जो है वो एलोकेट किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर को, कहीं सारे सवाल आपके मन में होंगे। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले कृषि क्षेत्र को कितना क्या कुछ जो है इस बजट के अंदर मिला है, इसके ऊपर नजर डालते हैं और ग्राफिक्स की ओर नजर घुमाते हैं और जानते हैं कि कृषि क्षेत्र के अंदर क्या कुछ जो है वो इस बजट के अंदर इस साल दिया गया है। तो जब हम बजट 2023-24 की बात करते हैं तो पिछले सालों की तुलना करना भी बेहद जरूरी है। जब हम पिछले साल की बात करते हैं यानी 2022 और 23 की, इस वित्त वर्ष के अंदर जो कुल बजट था हमारा, कुल खर्च के अंदर 3.36% कृषि के ऊपर खर्च किया गया। और हर साल अगर हम बात करें तो लगभग जो बजट है उसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इस साल की, तो इस साल बजट को जो है वो जो कुल खर्च है उसके अंदर 2.7% कर दिया गया, यानी कि बजट जो है कुल खर्च के अंदर कम कर दिया गया। लेकिन इसी बीच जब हम इस साल की बात करते हैं बजट की, तो फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी, जिससे इनपुट कॉस्ट जो है किसानों की कम होती है, तो उस सब्सिडी के अंदर लगभग 22.2% कम कर दिया गया। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक झटका था। लेकिन इसी बीच जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो कई सारी सौगातें जो है वो दी गई, जहां डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की बात जो है वह की गई कि उसको एक डिजिटल माध्यम से क्रिएट किया जाएगा पूरा प्लेटफॉर्म, कि किस तरीके से किसानों को इससे हेल्प होते हुए नजर आए। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो आजकल स्टार्टअप की दुनिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर एक देश जो है वो स्टार्टअप की बात कर रहा है। तो इसी बीच कृषि स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण की तैयारी जो है वह करने का ऐलान वित्त मंत्री द्वारा कर दिया गया है कि इस साल हम कृषि क्षेत्र के अंदर स्टार्टअप्स को और ज्यादा बढ़ावा देंगे। तो आजकल का युवा हम देख रहे हैं ऑर्गेनिक जितनी भी फार्मिंग है उसकी तरफ जा रहा है, किस तरीके से नए तरीके के स्टार्टअप्स जो है वे कर सकते हैं। इसी बीच हम आ जाते हैं कृषि क्षेत्र की। जब हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके अंदर पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन यह भी आते हैं, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, साथ ही डेयरी यानी कि पोल्ट्री की बात करते हैं, और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं मरीन, तो इन सभी सेक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया गया। अब इन सेक्टर्स के अंदर कृषि ऋण लक्ष्य जो है उसको लगभग 20,000 लाख करोड़ जो है वे कर दिया गया। अब जरा आगे बढ़े तो उच्च गुणवत्ता वाले बागवानी फसल के लिए लगभग 2,200 करोड़ रुपए तक का जो है आवंटन जो है वे किया गया। तो इस साल जब हम बजट की बात करते हैं कई सारी बात जो है की गई, क्योंकि हॉर्टिकल्चर सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर कई सारी चुनौतियां हैं, इसके ऊपर बात होते हुए नजर आई। तो कैसा था 2023-24 का बजट किसानों के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, आज इसी पे करेंगे चर्चा। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। आकाश जिंदल हमारे साथ इकोनॉमिस्ट है, हंसराज जोशन हमारे साथ पूर्व सांसद है कांग्रेस पार्टी से पंजाब से, अश्विनी राणा हमारे साथ NOBW से हैं, और इसी बीच सतीश चौधरी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं किसान यूनियन से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, चारों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी हमारे जो किसानों के पक्ष लेते हुए किसान यूनियन से हमारे साथ सतीश चौधरी जी मौजूद है। तो सतीश जी, आपको 2023-24 के बजट के अंदर किसानों के लिए जो भी स्कीम्स जो है लेकर आई गई, उसमें क्या कुछ आपका नजरिया रहा उस पर? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज आपके चैनल के माध्यम से बजट पे चर्चाएं की जा रही हैं, इसके लिए भी आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे साथ में आकाश जिंदल जी भी जुड़े हुए हैं, विद्वान पूर्व मंत्री भी हैं पंजाब से, राणा जी भी हैं, सभी विद्वान साथी हैं। किसानों को बजट में सिर्फ झुंझुना दिखाया गया,
इसके अलावा तो कुछ नहीं मिला। किसानों को इस बजट से, क्योंकि ये जो एंट्रिंग बजट था उससे पहले का बजट है, बड़ी उम्मीद थी। हमारी देश की सरकारें, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी लोग किसानों को ये आश्वस्त करते रहे किसानों की आय को 2022 तक दोगुना कर दिया जाएगा। तो हम भी बड़ी आस लगाए बैठे थे, पूरे देश का किसान की नजर बजट पे थी कि बजट में कुछ अब की बार कृषि क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए जी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, पशुओं के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए कुछ खास किया जाएगा। लेकिन वही गांव देहात में एक मिसाल होती है कि वह ढाक पे वही तीन पात रहे। बजट से किसानों को कुछ नहीं मिल पाया। बजट में चर्चा होनी थी तो कृषि यंत्रों पे, सीड पे, नए सीडों के अनुसंधान, उसकी रिसर्च पे, कैसे किसान के लागत को कम किया जाए, उस क्षेत्र पे चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जो नहीं होना चाहिए था उस पे ज्यादा ध्यान दिया गया। आकाश जी, आप कितना सहमत हैं? क्योंकि अभी अगर हम बात करें, सतीश जी का कहना यह है कि जी ध्यान जो है वो बजट के ऊपर, किसानों के ऊपर नहीं दिया गया। क्या आप इस बात से सहमत है? देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है और हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी इकोनॉमी का किसान भाई। और किसान भाइयों के लिए काफी कुछ होना चाहिए। देखिए, इस देश में कई चीजें बड़ी अलग तरह की होती हैं। आज हमारा किसान, हमारा अन्नदाता जब फसल उगाता है तो उसे पैसा लेना पड़ता है 9%, 12% या 15%। अब कंपेयर कीजिए, वही आकाश जिंदल जैसा व्यक्ति दिल्ली में बैठ के 5 करोड़ का फ्लैट लेता है तो उसे शायद 0% इंटरेस्ट पे जो है लोन मिल जाता है, क्योंकि वहां बिल्डर सबवेंशन होती है। शायद आकाश जिंदल जैसा व्यक्ति दिल्ली में 20 लाख की गाड़ी लेना चाहता है, उसे 0% में मिल जाती है, क्योंकि शायद जो ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरर उसकी सबवेंशन होती है। बट इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट, मेरा ये मानना है, आकाश जिंदल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा वो किसान, हमारा वो अन्नदाता जो उगाता है तो आकाश जिंदल और सभी लोग खाते हैं। जहां तक बजट की बात है, देखिए बजट में पहले मैं इकोनॉमी की बात करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी इकोनॉमी इस समय बहुत बढ़िया है। 7% की जीडीपी ग्रोथ हमारे देश एग्जिबिट कर रहा है, कि दुनिया में फास्टेस्ट है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी साहब को, बीजेपी को मुबारकबाद दूंगा कि इतनी एक्सीलेंट मैनेजमेंट की हुई है इकोनॉमी की, इतना एक्सीलेंट तरीके से इकोनॉमी को चलाया जा रहा है। अमेरिका वर्ल्ड की जो रोल मॉडल इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी, लास्ट ईयर 2 क्वार्टर में उनकी जीडीपी ग्रोथ रही नेगेटिव। चाइना वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी, लास्ट ईयर 1 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रही मात्र 0.4%, ओनली 0.4%। लेकिन आकाश जी, बात लगातार ये कही जा रही है कि सबका विकास होगा, तो सबके विकास में जब हम किसानों की बात कर रहे हैं तो वो किसानों की तरफ ही कहा जा रहा है कि वो खुश नहीं नजर आ रहे। उसी पे आ रहा हूँ, मुझे पूरी करनी की बात। तो यहाँ एक तरफ हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया मैनेज हो रही है, वही किसान भाइयों के लिए 2 चीजें मैं सरकार से कहूंगा कि उनको रखा जाए। सबसे पहले तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का सजेशन है, देखो बजट में अमेंडमेंट भी हो सकती है और अमेंडमेंट होती आई है, तो मैं 2 रिक्वेस्ट रखूंगा सरकार से। जो सरकार इतनी बढ़िया इकोनॉमी चला रही है, बहुत बढ़िया तरीके से देश को आगे बढ़ा रही है, 2 रिक्वेस्ट उनसे रखूंगा। एक तो किसान भाइयों के लिए 0 इंटरेस्ट पे लोन का प्रोविजन रखा जाए। दूसरा जो है, किसान भाइयों के लिए डीजल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डीजल में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल एक्साइज कम करे, स्टेट गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो वो वैट कम करे, सभी स्टेट गवर्नमेंट से प्रार्थना है, ताकि किसान भाइयों का डीजल सस्ता हो। उससे क्या है, अब डीजल हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। डीजल पे कॉस्ट कम होगी तो खेती थोड़ी बेटर हो जाएगी जी। और वैसे भी गृहिणी की इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो ये 2 रिक्वेस्ट है। जहां तक आपने कहा किसान की बात, मैं टोटली आपसे सहमत हूँ, किसान की सेवा करना हम सबकी ड्यूटी है। और दूसरा, इकोनॉमी भी तभी अच्छे से चलेगी जब हम किसान को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कहां से चलती है? हमारी इकोनॉमी चलती है गांव से डिस्ट्रिक्ट, फिर टियर 2 सिटीज, फिर दिल्ली मुंबई आती है। तो किसान को फाइनेंशियली एम्पावर करना हमारी सोशल ड्यूटी भी है, हमारा कर्तव्य भी है, और इकोनॉमी भी तभी अच्छे से चलेगी जब हम किसान भाइयों को फाइनेंशियली एम्पावर करेंगे। हंसा जी के पास आना चाहूंगी। हंसा जोशन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कितना फ्रेंडली था, किसान फ्रेंडली था ये बजट? जी सर। ये मेरे भाई जो किसान लीडर है
जो उन्होंने बोला, क्योंकि हम जब भी किसी मेले पर जाते हैं गांव में या छोटी मंडी में जाते हैं तो वहाँ खिलाने मिलते हैं। खिलाने उनको पंजाबी में शनकने बोलते हैं। जब हमारे बच्चे साथ जाते हैं ना, उनको शनकना ले देते हैं, कहते ये खड़काता रहे। ये किसानों को इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया इस गवर्नमेंट ने। आज से 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब दूसरी बार चोन मैनिफेस्टो लेके आए थे, और उस टाइम इन्होंने बोला था कि जितनी जो प्राइस है इसका, जो जितनी हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उस सभी का डबल कर देंगे, कम से कम फार्मर को बेनिफिट तो मिले। पर इन्होंने तो जो आज से 5 साल पहला ये जो 1600 रुपए 1700 रुपए चीज थी उनको 2000 ही कर पाए। और दूसरी तरफ जैसे हमारे अरशद भाई कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जितना अब जो हमारा डीजल है या जो हमारा क्रूड आता है, जितना वो सस्ता है, मेरे ख्याल पिछले 30 साल में इतना कभी सस्ता नहीं हुआ। ये तेल तो इनको, चाहे वो भारत की गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, ये अपनी कमाई को लगे हुए जी, आप बात करते हुए नजर आ रहे थे प्रोडक्शन की, लेकिन अगर मैं डेटा के ऊपर जाऊं तो प्रोडक्शन तो हमारी पिछले 10 सालों के अंदर बढ़ी है लगातार। प्रोडक्शन तो बढ़ी है पर उस पर लागत कितनी आ रही है। और हिंदुस्तान के जो फार्मर किस लिए सुसाइड कर रहे हैं, अगर इनके पास पैसा आ जाए, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है और को काम करने के लिए, चाहे वो बेचारे उनको प्रोडक्शन बढ़ाते हैं फिर भी घाटे में आते हैं। और जितनी देर जो हिंदुस्तान का फार्मर क्योंकि देश की जो आबादी है 75% गांवों में रहती है, और गांवों में जो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता है, चाहे मजदूर होता है चाहे वो छोटा दुकानदार होता है। अगर जो हमारे फार्मर है उनके पास जो 4 पैसे आ जाएंगे तो हिंदुस्तान में खुशहाली आ जाएगी। हिंदुस्तान में कैसे खुशहाली गिनते? मैं तो अश्विनी जी हैं हमारे साथ बैंकिंग सेक्टर से। अश्विनी जी क्या कहना चाहेंगे, किसान के हाथ में अगर थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, अगर उसको क्रेडिट अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाएगी तो शायद बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी किसान के लिए। क्या लगता है इस बजट से वो पॉसिबल हो पाएगा आने वाले 1 साल के अंदर? है कि हमारे किसान नेता जो मित्र हैं वो संतुष्ट नहीं होंगे। सरकार ने जो नया कानून बनाकर और कोशिश की थी कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया जाए, लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी और वो कानून वापस हो गए। अभी सरकार ने जो इस बार अपना बजट में जो दिया है वो नए तरीके से खेती की ओर जाने की इशारा किया है, यानी नेचुरल खेती की ओर जाने के लिए। बाकी और जो चीजें हैं, पशुपालन है, बागवानी है, उस पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास जो खेती है और जो पैदावार है वो एक हाइट पे पहुंच चुकी है, और जितनी जमीन है उसके हिसाब से वो हो रही है। लेकिन जमीन जो है हमारी वो खराब हो रही है फर्टिलाइजर डाल के। इसलिए मुझे लगता है कि सब्सिडी में भी जो कमी की गई है फर्टिलाइजर की, उसका कारण यह है कि उसकी जगह पर गोबर की जो खाद है उसको, नेचुरल खाद को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो स्टार्टअप्स को एक प्रोत्साहन देने की बात है कि भाई जो गांव का युवा है वहीं पर कुछ ना कुछ अपना यूनिट लगाकर, चाहे वो प्रोसेसिंग का लगाए चाहे स्टोरेज का लगाए, तो छोटी छोटी चीजें लगाकर वो, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई किसान की आय दोगुनी करने के लिए कोई सरकार जो है पैसा देना शुरू करे। हालांकि 60,000 करोड़ पिछली बार सम्मान निधि के लिए दिया है, लेकिन मेरा मानना व्यक्तिगत है कि सम्मान उसको मिलना चाहिए कि जो सरकार की या देश की जरूरत को पूरा करने के लिए। आप जो बात कर रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन बात ये है सर उनको क्रेडिट अवेलेबिलिटी कैसे ध्यान नहीं है हमारा। सर किसान ये नहीं कह रहा कि आप मुझे पैसे सरकार दे दे, लेकिन अगर वो कहीं लोन लेने जा रहा है, उसको अगर जरूरत है तो उसको लोन मिल जाए। और सच्चाई ये है कि लोन मिलने में बहुत ज्यादा किसान को दिक्कत होती है। नहीं, बिल्कुल। शायद इसके ऊपर लोन मिलता है, सतीश जी शायद ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे कि किसान के लिए ऋण लेना इतना आसान है। जी सतीश जी। ये मैं सबसे पहले राणा जी को इनकी याददाश्त को ताजा करवा दूं और इनको एक बात मैं बताना चाहता हूं। किसान ऋण लेना ही नहीं चाहता, किसान तो फसलों के पैसे मांगता है। भाई डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी पे इतना सारा उन्होंने मेहनत की, 4 वर्षों के अथक प्रयास के बाद उन्होंने सरकारों को रिपोर्ट पेश की, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में ये रखा था कि किसान को समृद्ध बनाने के लिए उसकी फसल में जो लागत आती है C2+50 पे,
अभी सरकारें क्या करती है, ये A2 पे कब बात करते हैं, ये फैमिली लेबर्स को नहीं जोड़ते। हम कह रहे हैं C2+50 पर आप लागत का भाई लाभकारी मूल्य प्रदान कर दें, उसमें क्या बात है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि आप जिन फसलों पे जी MSP लागू करते हैं, जी। तय करते हैं, MSP को सबसे पहले C2+50 के दायरे से जोड़ा जाए, फिर MSP पे खरीद की गारंटी हो। उससे अगला काम, एक काम तो सरकार से केवल एक काम ही तो किसान चाहता है कि आप MSP से कम की खरीद पे, कोई भी कंपनी, कोई भी मंडी, कोई भी आढ़त या कोई भी व्यापारी MSP से कम पर खरीदारी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। तो सर वो कह तो रहे हैं तीन इसे कृषि क्यों बिल नहीं लेकर आए मानते? तो थे, अभी सरकार चाहती है कि लेकिन किसान को कृषि बिल कर्जदार लेकर आई कैसे तो थी बनाया सरकार, जाए। आप लोग सहमति किसान नहीं को हुए इस चीज लोन से? देने के लिए नहीं, किसान को लोन देने के लिए, किसान को ऋण देने पे सरकार आमादा है। किसान को कर्जदार बना के उसकी जमीन छीनकर कारपोरेट को देने का एक कैसा अच्छा प्लान सरकार तैयार कर रही है, जबकि देश का अन्नदाता, देश का अन्न उत्पादक किसान, जिस स्टार्टअप की सरकार बात करती है, भी अभी हमने खाद्यान्न पे पूरे देश को आत्मनिर्भर बना दिया। अभी फर्टिलाइजर बात करने की ये चर्चा हुई है बजट में जी 22.2% फर्टिलाइजर के बजट को घटाया गया है। सरकार फर्टिलाइजर के बजट तो घटाती है, भी बीजों के अनुसंधान, बीजों पे अच्छे बीजों की रिसर्च करवाइए। अभी गन्ना किसानों को एक 238 एक वैरायटी होती है, गन्ने की एक वैरायटी है कोसा 238, उसे गन्ना विभाग के द्वारा खारिज कर दिया गया है, उसे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसमें बीमारियां ज्यादा आती हैं। मिल मालिकों का कहना है कि भाई उसमें रिकवरी नहीं निकलती। हम कहते हैं भैया खारिज कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन नया बीज आप शोध करो, उसे उपलब्ध करवाओ, तब खारिज करो, आकाश तब जी, उसे बंद आकाश जी करवाओ। क्या कहना अभी चाहेंगे, गन्ना ये जो किसानों के सामने 22% इस वर्ष में घटा दी बहुत गई बड़ा है धर्म संकट सब्सिडी, है। आप सतीश जी आपके पास वापस लौटती हूँ। आकाश जी, जो ये 22% सब्सिडी काट दी गई है, तो क्या इसका पॉजिटिव इम्प्लीकेशन देखना मिलेगा या नेगेटिव इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा? जी आकाश जी। देखिए, सब्सिडी का एक एंगल है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण एंगल जो है, जो हमारे अभी भाई किसान नेता बात कर रहे थे, किसानों की कमाई बढ़ाना। इसके लिए मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश में बीजेपी के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मैं टीवी शो करता हूं, तो उनके सामने भी चीज रखूंगा कि इसको अगर अपनाया जाए, आज हमारा किसान खून पसीना एक करके जो है फसल पैदा करता है। लेकिन सर आय कैसे बढ़ेगी जब फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी घटा दी गई? तो इनपुट कॉस्ट तो बढ़ जाएगी ना। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। अलाउ मी टू स्पीक। If you don't allow me to speak, how would I? जी आकाश जी, जी आकाश जी। I have a suggestion. Please listen to me first. देखिए, मेरी यहाँ सजेशन ये है कि हमें किसान भाई को एक तो कैश क्रॉप में लाना होगा, दूसरा कहीं ना कहीं एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है हमें सारे देश में लगानी होगी, चाहे वो मेरी अपनी स्टेट पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बाकी स्टेट्स हो। और सबसे अच्छी बात ये होगी, तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन है वो मैं कांग्रेस, बीजेपी, सभी पॉलिटिकल पार्टी के सामने रखूंगा कि किसान भाई के पास अगर 12 एकड़ जमीन है, उसमें से आधा एकड़ उसी की जमीन में उसी को मालिक बना के एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा दी जाए। उससे क्या है, जो मेरा किसान भाई आलू का उत्पादन करता है वो आगे वैल्यू एडिशन करके चिप्स भी बनाए और चिप्स को जो है देश को बेचे। सिमिलरली जो मेरा किसान भाई टमाटो पैदा करता है वो टमाटो सॉस भी बनाए। तो कहीं ना कहीं किसान को मैं चाहता हूं कि किसान के साथ साथ एंटरप्रेन्योर भी बनाऊं, ताकि वो जो खेती से चीज पैदा कर रहा है उसमें वैल्यू एडिशन हो। उससे क्या है, वो मेरा किसान भाई देश की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करेगा, वो खुद भी खुशहाल होगा, गांव की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करेगा और साथ ही साथ वैल्यू एडिशन भी होगी। क्योंकि हमारे किसान भाइयों के बच्चे आज पढ़ लिख रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके, वो इन सब चीजों में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सोच बदलनी होगी। टारगेट ये है कि हमारे किसान, हमारे अन्नदाता की कमाई बढ़ाना। तो उसे अगर हम एग्रीकल्चरिस्ट कम एंटरप्रेन्योर बना दें, जो चीज वो रॉ मटेरियल बाजार में बेचता था, बिचौलिए उसको लूटते थे, वो चीज को अगर वो खुद प्रोसेस करना शुरू कर दे तो कैसा आइडिया होगा। जहां तक सब्सिडी की बात है, मैं यहाँ मानता हूँ किसान भाइयों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए। क्योंकि आज जो है किसान 31 दिसंबर की ठंड में, मेरे अपनी स्टेट पंजाब में, तो सारा दिन कड़क की ठंड में खड़ा होता है, सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक, फिर भी उसे वो कमाई नहीं होती जो होनी चाहिए। तो किसान के तो बहुत हक है, उनको वो हक मिलने चाहिए। बट सबसे पहले टारगेट क्या होना चाहिए कि
किसान भाइयों की इनकम कैसे बढ़ाई जाए, उसके लिए थोड़ी सी सोच बदलनी होगी। हंसा जोशन जी, और आप सोच क्या कहना बदल के- चाहेंगे उसके ऊपर, सब्सिडी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, इस कटौती के ऊपर, और पिछले साल की कंपैरिजन भी जो हम देख रहे हैं कि खर्च जो है वो कम किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर पर। जी हंसराज जोशी। खर्च तो इन्होंने कम कर दिया, पर इसमें जो किसान वो खाद के लिए, फर्टिलाइजर के लिए और पैसा देना पड़ेगा। किसान तो पहले ही जो उसकी जो अर्थव्यवस्था अच्छी थी, इससे जब 22% इनकी सब्सिडी कट जाएगी तो पर बैग जो यूरिया, डीएपी या और कितने भी जो हमारे फार्मिंग सेक्टर में खाद आते, फर्टिलाइजर काम आते हैं, उस हिसाब से कीमत बढ़ जाएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ जाएगी। क्योंकि सही मायने में जो किसान पर जो है भारत सरकार की अटेंशन नहीं ठीक है। किसान भाइयों ने इतना बड़ा एजिटेशन किया और मोदी जी के कहने पर उन्होंने वापस भी ले लिया और बहुत गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि हर चीज जो नहीं बनाएंगे आपको कॉन्फिडेंस में लेकर बनाएंगे। आज वो कहाँ गई सारी बातें? आज किसान यूनियन जितनी है, चाहे वो सारे देश में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं भी हमारे भाई हैं, हंसा वो जोशी सभी जी, आप परेशान ये हैं। बात कर रहे हैं क्योंकि पहले तो कांग्रेस की सरकार थी ना, इतने सालों से तो कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा तो था नहीं उस वक्त किसान बहुत ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहा था। प्रयास तो अभी भी करा जा रहा है क्योंकि सत्ता आई गई ये तो सब लगा रहेगा, लेकिन किसानों का विकास किसी भी हम देख रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, सत्ता के अंदर नहीं हो पा रहा है। सतीश जी मुस्कुरा रहे हैं, शायद मेरी बात से सहमत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अगर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो उन्होंने उस टाइम उन्होंने कमीशन बैठाया और वे उसको गवर्नमेंट को कर देना चाहिए था, चलो उन्होंने नहीं किया तो लोगों ने दंडित कर दिया, उसको रिमूव करके जो बीजेपी की गवर्नमेंट ले आए। और बीजेपी वालों ने कमिटमेंट की थी, हमारे साथ तो कमिटमेंट कर लेते हैं पर कोई कमिटमेंट के कोई भी पूरा नहीं उतरता। क्योंकि जितनी देर जो मेरा किसान भाई नेताजी कह रहे हैं, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो लागू नहीं होती 101%, उतनी देर हिंदुस्तान के किसान जो सही मायने में अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। इन्होंने तो जो जितना कर्जा सोसाइटियों जितनी हम हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की है, मैं तो समझता हूँ इन्होंने बोझ डालने की बात की है और बोझ डालने की बात की है। किसान तो पहले ही परेशान है। चलिए बजट पे वापस आते हैं। अश्विनी जी, क्या लगता है आपको इस बजट के अंदर, जो ये बजट अभी पेश किया गया है, आने वाले 1 साल के अंदर किसान की किस तरीके से बेहतरी होगी? अगर उसको किसी भी चीज के लिए, संयंत्रों के लिए किसी भी तरीके से उसको लोन चाहिए तो क्या वो क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो पाएगी? जी अश्विनी जी। देखिए, बिल्कुल उसके लिए सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए उसके प्रोविजन किया है बैंकों से लोन देने के लिए। बैंक किसानों के लिए लोन देने के लिए तैयार है, देते हैं और देते रहेंगे। लेकिन सिर्फ लोन लेने से ही काम नहीं चलेगा। अगर उसको हम पैसे को लेकर, बहुत बार देखा जाता है कि लोन तो लिया जाता है खेती के नाम पर, लेकिन उसको डाइवर्ट कर देते हैं और फिर वो पैसा वापस जाता नहीं। फिर वो इंतजार करते हैं कि भाई इसकी जो है लोन की जो है वो उसको माफ करने की उसके ऊपर चला जाता है। तो लेकिन आकाश जी तो ये कहते हुए नजर आ रहे कि जी मेरे को अगर गाड़ी लेनी है तो बड़े आराम से गाड़ी मिल जाती है, किसान को नहीं मिलता ऋण। जी अश्विनी जी। नहीं, किसान को मिलता है, वो पैसा किसान को मिलता है, लेकिन किसान उसको खेती के काम या जिसके काम के लिए लिया है उसी के लिए लगाना चाहिए। वो अगर डाइवर्सिफाई हो गया तो फिर उसका जो उपयोग है वो नहीं हो सकता। ये सारे नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो लोन किसी चीज के लिए लिया जाता है और उसको जो है कहीं और खर्च किया जाता है। सतीश जी, फाइनल कमेंट आपसे लूंगी और उसके बाद समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है। जी सतीश जी। ये मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि अश्विनी राणा जी बैंक से हैं, बैंक में किसान को ऋण लेने जब जाना होता है तो कितनी चप्पलें चटकानी पड़ती हैं, कितनी खुशामदें होती हैं। उसके बाद भी जितना ऋण मिलता है उसके परसेंटेज तय कर लेते हैं बैंक, तब जाके कहीं किसान को ऋण मिल पाता है। उस ऋण की अदायगी के लिए यदि किसान किसी कारणवश उसकी फसल खराब हो गई, घर में एक बेटी की शादी आ गई, कोई बीमार हो गया, बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए पैसे खर्च हो गए, तो किन्हीं कारणों से किसान यदि बैंक के पैसे नहीं लौटा पाता है और ये प्रयास करता है कि अगली फसल से मैं पैसे लौटा दूंगा, तो उस संबंध में बैंक आरसियां जारी करा देता है। बैंक उन जो कारपोरेट के लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, जो सेठ लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यदि वो लोन लेके नहीं लौटाते तो उनको एनपीए करता है। बैंक की पॉलिसी भी तो भेदभाव पूर्ण है किसान के साथ। बिल्कुल
तो ये मेरा सवाल था राणा जी से बिल्कुल कि बैंक की पॉलिसी को बहुत भी बहुत आप कम शुक्रिया से कम सतीश इतना जी तो ठीक अपना करा। कीमती समय में देने के लिए। अश्विनी जी आपका भी, हंसा जोशन आपका भी और आकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, क्योंकि 2023-24 का बजट जो है वो पेश हो चुका है। हर किसी के विकास की बात जो है वो की गई है। इसी बीच अगर हम किसानों की बात करते हैं तो किसानों के लिए क्या कुछ इस बजट के अंदर किया गया, इसी पर हमने बात करी। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।